देखिए बच्चों, नेक्स्ट पीरियड है करंट अफेयर्स का, और आज के पीरियड में जो टॉपिक है वो डालिए पहले किसान रेल। किसान ट्रेन। इसमें लिखिएगा 2020-21 के बजट में, इन द बजट ऑफ 2020-21, 2020-21 के बजट में इस रेल को चलाने की योजना है। देयर इज ए प्लानिंग टू रन दिस ट्रेन। यह ट्रेन, दिस ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चली। इज फ्रॉम महाराष्ट्र टू बिहार। महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चली। ब्रैकेट में देवलाली नासिक, देवलाली जगह के नाम है, देवलाली नासिक, डैश लगा के इसके आगे। दानापुर पटना, दानापुर पटना। देवलाली नासिक डैश दानापुर पटना। वास्तव में, इन रियलिटी, यह एक कोल्ड स्टोरेज है। दिस इज ए कोल्ड स्टोरेज। यह एक कोल्ड स्टोरेज है। बस इसे देखिएगा, इसमें इतने काम की बात है। तो किसान रेल जो है ये तो चली है 100, इससे पहले भी चल रही है और इससे आगे भी चलेंगे। अभी जो किसान रेल चलाई गई है किसके लिए चलाई गई है वो सुन लो, बाकी मैं लिखवाया नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाते जाते खराब हो जाती है ना। कुछ खाने पीने की जो चीज़ होती हैं, सब्जियां हैं या कुछ मीट वगैरह है, जो सड़ जाता है, गल जाता है, और वो वहाँ से तो निकल गया जहाँ से उसका रिसीविंग पॉइंट था, लेकिन वहाँ पहुँच ही नहीं पाया जहाँ पे उसे उतारना था या बेचना था या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करना था। तो ये ट्रेन जो है स्पेशली इसलिए चलाई गई हैं ताकि फास्ट डिलीवरी हो जाए और उन चीज़ों का नुकसान होने से उन्हें बचाया जा सके। तो हाल फिलहाल में जो ये क्वेश्चन आया है करंट में, इसलिए आया है क्योंकि ये सोवियत ट्रेन चली है ऐसी 100, ठीक है। वैसे क्या बोलते हैं, किसान रेल बोलते हैं। तो ये चली है अभी जो सोवियत चली है, कहाँ से कहाँ तक, महाराष्ट्र से बिहार के बीच में, और महाराष्ट्र में कहाँ पे, देवलाली नासिक से, और बिहार में कहाँ तक, दानापुर, ठीक है। बस ये इसमें काम की बात थी। और ये कोल्ड स्टोर तो है ही, चीजें वो ना सड़े ना गले तो कोल्ड स्टोर तो हो गई। तो उस ट्रेन में क्या बना रखा है, कोल्ड स्टोर ही बना रखा है। नेक्स्ट हेड डालिएगा, आगरा मेट्रो। जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है फटाफट लिखते रहो, समझते रहो। आगरा मेट्रो, इसमें लिखिएगा भारत की सबसे पहली मेट्रो, द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया। भारत की सबसे पहली मेट्रो, थोड़ी सी पीछे जो ज्योग्राफी है वो भी लिखवा देता हूं। भारत की सबसे पहले मेट्रो 1984 में, इन 1984, 1984 में पश्चिम बंगाल कोलकाता में शुरू हुई। वाज स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल कोलकाता। पश्चिम बंगाल कोलकाता में शुरू हुई। लिखते लिखते याद रखे करें चीजों को, क्या लिख रहे हो, सिर्फ ये नहीं कि बैठ के लिखना ही है। तथा इसका श्रेय
एंड इट्स क्रेडिट इंजीनियर श्रीधरन को दिया जाता है, इज गिवन टू इंजीनियर श्रीधरन, इंजीनियर श्रीधरन को दिया जाता है। जो भारत के मेट्रोमैन कहलाते हैं, हु इज सेड टू बी मेट्रोमैन ऑफ इंडिया, जो भारत के मेट्रोमैन कहलाते हैं, हु इज सेड टू बी मेट्रोमैन ऑफ इंडिया। इसी आईडी में नेक्स्ट लाइन में हाल ही में रिसेंटली आगरा मेट्रो का निर्माण शुरू किया गया। स्टार्टिंग ऑफ आगरा मेट्रो was founded, आगरा मेट्रो का निर्माण शुरू किया गया। इसकी कुल लंबाई, इट्स टोटल लेंथ, इसकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर है, इज 29.4 किलोमीटर। इसी हेडिंग में नेक्स्ट लाइन में उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो, फर्स्ट मेट्रो इन यूपी, उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो लखनऊ मेट्रो है, इज लखनऊ मेट्रो। जो 2017 से शुरू है, विच वाज स्टार्टेड इन 2017, जो 2017 से शुरू है। तथा दूसरी नोएडा है एंड सेकेंड इज नोएडा, जो 2019 से परिचालन में है, विच इज सिंस 2019, जो 2019 से परिचालन में है। नेक्स्ट लाइन इसी हेडिंग में दो 2021-22 के बजट में, इन बजट ऑफ 2021 एंड 22, 2021 के बजट में, 21-22 के बजट में दो नए शब्द आए, 2 न्यू वर्ड्स, केम इनटू द हाईलाइट। दो नए शब्द आए। नंबर 1 मेट्रो लाइट, नंबर 2 मेट्रो नियो। नंबर 1 मेट्रो लाइट, नंबर 2 मेट्रो नियो। नेक्स्ट लाइन मेट्रो लाइट 40% लागत पर तैयार हो जाएगी, विल बी रेडी फॉर 40% कॉस्ट, 40% लागत पर तैयार हो जाएगी। तथा मेट्रो नियो एंड मेट्रो नियो 25% लागत पर, फॉर 25% कॉस्ट, 25% लागत पर। नेक्स्ट लाइन गोरखपुर में, इन गोरखपुर मेट्रो लाइट शुरू हो चुका है, इज स्टार्टेड। मैंने इंग्लिश में क्या लिखा है? गोरखपुर में मेट्रो लाइट इज स्टार्टेड, जो 2024 तक पूरा हो जाएगा, विच इज कंप्लीटेड इन 2024, जो 2024
2024 में पूरा हो जाएगा। इसकी लंबाई, इट्स लेंथ 27.84 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 27.84 किलोमीटर है। देखिए, इसे देखो एक बार, टॉपिक पूरा हो गया। जो हेडिंग आया था वो क्या था? आगरा मेट्रो। लेकिन थोड़ा सा मैंने पहले इंडिया के बारे में लिखवाया, फिर यूपी के बारे में भी लिखवाया। तो अगर कोई आपसे पूछता है और आपको पता भी होगा, एक बेसिक से क्वेश्चन है कि भारत में जो सबसे पहले मेट्रो चली थी वो कौन से सन में चली थी? वो चली है 1984। कहाँ चली है? वेस्ट बंगाल के कोलकाता। तो उस समय तो पहली मेट्रो थी। तो जो इंजीनियर थे जिनकी देखरेख में काम हुआ उनका नाम था श्रीधर। इसलिए ये मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। मतलब इन्हीं के इंजीनियरिंग से, इन्हीं के दिमाग से मेट्रो चलने में कामयाब रही भारत। तो कोई आपसे पूछे हु इज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, तो ई श्रीधर, ई का मतलब इंजीनियर, इंजीनियर श्रीधर। ये होगी इंडिया में फर्स्ट ईयर 1984। अब हेडिंग था हमारा आगरा मेट्रो। तो जो 2017 और जो 2019 ये मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, ये किसके लिए है? ये तो यूपी के लिए है। देखो अपनी कॉपी में। ये तो उत्तर प्रदेश के लिए है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चली कहाँ चली थी? लखनऊ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो 2017 से तो लखनऊ में चल रही है, और नोएडा जो हमारे आसपास है वो है 2019। ठीक है। अब ये जो आगे जुड़ता जा रहा है सब, मेरठ वाले जुड़ रहा हो तो सब इसमें जुड़ेगा। किसमें? नोएडा वाले में। जितना भी सब कुछ इसमें जुड़ने वाला है। और आगरा मेट्रो की जो मैंने लंबाई लिखवाई थी वो कितनी लिखवाई थी? 19.4 किलोमीटर, जो ये तैयार हो रहा है। हाल फिलहाल में भी इसका निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। ठीक, जो लगभग 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। उसके बाद अब ये 2021 और 22 का जो बजट आया उसमें दो नए शब्द हो रहा है। मेट्रो को जानते थे अब तक तो हम, अब क्या आ गया? मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। तो बहुत ही कम अक्षरों में लिखवाता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है, और इसे इसलिए समझाता हूँ ताकि कुछ कमी रह गई है लिखवाने में तो वो पूरी हो सके। तो यहाँ ये बात बताई गई है कि जो मेट्रो लाइट है उसमें तो जो लागत आएगी केवल 40% आएगी उसकी, जो एक सामान्य मेट्रो होती है। जितनी लागत एक मेट्रो ट्रेन को चलाने में आती होगी उसके केवल 40% पर तैयार हो जाएगी मेट्रो लाइट। बस में आ रही है। और मेट्रो नहीं हो जाएगी, केवल 25% लागत पर तैयार हो जाएगी। तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, विदेशों से आ रही है, जो मैं बात करता रहता हूँ आपको, तो उसके बिहाफ पे काम हुआ है। और ये सब चीज देखने के बाद इसका यूज होना शुरू भी हो गया है। कहाँ पे? गोरखपुर। तो गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है वहाँ ये मेट्रो का काम स्टार्ट हो चुका है। इसे मेट्रो नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मेट्रो लाइट कहना चाहिए, जो 40% लागत पर तैयार हो रही है। और इसकी लंबाई कितनी है? 27.84 किलोमीटर। लगभग देख लिया करो तो ये आंकड़ा याद भी होना चाहिए। 27.84 कितना हो गया? 28। ये कितना हो गया? 30। तो थोड़ा सा याद रखना है। ये तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ हैं जिनमें से मैं छोटे छोटे चाचा पापा ने लिखवाता हूँ, काम की बात है। और ये याद रहेगा कैसे काम चलेगा। तो मेट्रो लाइट जो है 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। कहाँ पे? गोरखपुर। तो अगर मान लिया कहीं आप ये दो शब्द देखते हो, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, तो डिफरेंस क्या पता कि जो सामान्य मेट्रो है उसे 40% लागत पे तैयार हो जाएगी मेट्रो लाइट, और केवल 25% पे तैयार हो जाएगी मेट्रो नियो। वही सब फैसिलिटी, वही सब चीज। ठीक, ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ आगरा मेट्रो। उसके बाद नेक्स्ट हेड लिखिएगा, भारत के टॉप 10 पुलिस थाने, 10 पुलिस थानास ऑफ इंडिया। भारत के 10 पुलिस थाने, ये हेड डाल लीजिए। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कैसा भी डिपार्टमेंट हो, हाल फिलहाल में आप ये देख ही रहे हो कि हर जगह जो है रैंकिंग लगाई जा रही है, हर जगह, ताकि एक दूसरे में एक स्पर्धा का माहौल बन सके। कम से कम जो करना भी नहीं चाहते, जो सोचना भी नहीं चाहते, जब हर साल कहीं ना कहीं आंकड़े आएंगे
अब ये आंकड़े न्यूज़पेपर में पब्लिश होंगे, सोशल मीडिया में भी जाएंगे, कोई पार्टी फिर उन्हें यूज़ भी करेगी, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आएगी कि हाँ भाई हमें भी ये काम करना है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने 2-4 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ा हो अगर, तो उसमें फिर स्वच्छता के आंकड़े आए हैं। तो इंदौर तो नंबर 1 पे रहते ही रहता है, और इस बार मेरठ ने भी काफ़ी लंबी छलांग लगाई है। जो छावनी है जिसे इंग्लिश में कैंट कहते हैं, 61 छावनियाँ हैं, जिसमें नंबर 2 पोजीशन पाई है हमारी मेरठ छावनी स्वच्छता के मामले। और जिस हिसाब से अब वही होता है ना कि भाई मेरठ में बहुत गंदगी हुआ करती थी या अभी भी है, तो धीरे धीरे जब एक साधारण आदमी कॉमन मैन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और वो अपने आसपास देखता है, तो चीज़ें धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है। और मैं ये बात नोटिस कर रहा हूँ, हाल फिलहाल में कुछ ऐसे इलाके हैं इधर की तरफ जो काफ़ी मतलब डिसरप्टेड है, गंदे हैं, और जैसी वो फिर न्यूज़ आती है उससे 2 दिन बाद ही तुरंत नगर निगम को अल्टीमेटम दे दिया जाता है वहाँ की पब्लिक के द्वारा कि जो यहाँ पे कूड़ा वाला डाल रखा है इसकी व्यवस्था कहीं और कीजिए और इसे यहाँ से हटाइए। तो वो अवेयरनेस ही फैलती है, और धीरे धीरे गांव हो, देहात हो, शहर हो, पता है कि भाई इस बार जो पीछे रह गए, मैंने जो मेरठ की बराबरी करना चाहता है लेकिन रैंकिंग में पीछे रह गया। जैसे मान लिया मैं 2 की बात करता हूँ आपको समझाने के लिए, मुजफ्फरनगर और मेरठ। अब वहां पे मुजफ्फरनगर में या मेरठ में कोई इंडस्ट्री आनी है, कोई सेटअप लगना है, कोई प्लांट लगना है, और अखबार में आ रहा है कि मेरठ तो निकल गया आगे और मुजफ्फरनगर है 10 स्थान पीछे। तो ये मैसेज एक छोटा मैसेज नहीं है, वो हर एक के माइंड में जा रहा है। जिसे वो प्लांट लगाना है वहां भी, जिसके बीच लगाना है वहां भी। तो ये काम किया जा रहा है कि हर एक क्षेत्र में रैंकिंग दी जा रही है, हर साल उसे इम्प्रूव किया जाएगा, होगा तो पब्लिक के द्वारा ही। इंदौर में जो नंबर आ रहा है नंबर 1, इस बार वहाँ जश्न मनाया गया है। जितने भी वहाँ स्वच्छ करने वाले कर्मी होते हैं वो सब मतलब उन्हें एक तरह से अवार्डेड किया गया है कि भाई आप लोगों की बदौलत सब काम हुआ है। तो ये सब चीज़ मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव साइन है इस कंट्री के लिए भी और हमारे शहर के लिए भी। अभी एक बात किसकी चल रही है? पुलिस थानों की बात चल रही है। तो पूरे इंडिया में अगर मैं थानों की बात करता हूँ तो हजारों की संख्या में, पूरे इंडिया में थाने हजारों की संख्या में होंगे, और रैंकिंग किसकी नहीं आएगी? सिर्फ 10 पुलिस थाने कि भाई टॉप 10 में कौन आएगा पूरी इंडिया में। तो डेफिनेट है। अब इसमें उत्तर प्रदेश का भी एक आया है इन 10 में, पूरे यूपी में से एक आया है। तो किस हिसाब से है, कैसे है, ये मेरा टॉपिक है। अब इसे मैं थोड़ा सा कंसाइज में लिखवा दूंगा आपको, लिखिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बाय सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बाय सेंट्रल होम मिनिस्ट्री 10 पुलिस थानों की सूची जारी की गई। ए लिस्ट ऑफ 10 पुलिस थानाज वाज इशू। 10 टॉप थानों की सूची जारी की गई। लिख लिया? अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जारी कौन करेगा। तो मैंने क्या लिखवाया? होम मिनिस्ट्री। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय करेगा। ठीक, और किस बेस पे करेगा? तो जो कोई थाना है वो किस हिसाब से सुविधाएं दे रहा है वहां की पब्लिक को, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो जितनी भी विकट स्थिति है, मतलब कहीं दंगा हो गया है जिसे संभालना बहुत मुश्किल था, तो वहां किस तरह से उन चीजों को मैनेज किया गया इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद। ठीक है, तो इस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। आगे लिखिएगा, मैं काम की बातें। भारत में कुल पुलिस थाने, टोटल पुलिस थानाज इन इंडिया लगभग 16,671 है। इज 16671 16,671 या 70 कह लो, लगभग ये आंकड़ा 16,671। अब नेक्स्ट में लिखिएगा नंबर 1 मणिपुर, इसके आगे थोबल। नंबर 1 मणिपुर,
मणिपुर के आगे क्या लिखवाया? थोबल। स्पेलिंग बनाया, कुछ भी लिख दो, पढ़ने में आना चाहिए, थोबल। और इसका आगे फिर डैश लगाओ, इसमें लिखो नोक पोक सेकमी। मणिपुर है भाई, नोग पेक सेकमी, स्पेलिंग कुछ भी लिख लो, नोग पेक सेकमी, NOGPEAKSEKMI, कुछ लिख लो स्पेलिंग बना के, नोग पेक। तो पढ़ने में तो आना चाहिए ना, लिख लिया। इसका मतलब यह है कि नंबर 1 जो थाना है वो ये है मणिपुर, ईस्ट इंडिया से लिया गया है। ये है नाम जिला, ये दूसरे नंबर पे क्या है? जिला है, डिस्ट्रिक्ट। ये है थाने का नाम। बात समझ में आ गई? अब ये टॉप 10 है, तो 10 के 10 नहीं लिखने हैं, 10 के 10 क्या लिखेंगे? बस ये नाम लिखेंगे। एक तो उत्तर प्रदेश का लिखेंगे तीनों, और एक ही नंबर 1 था ये लिखा गया। तो पूरे भारत में जो थाना चूज किया गया बच्चों, कहाँ का? मणिपुर स्टेट में से। उसके जिले का नाम क्या था? डिस्ट्रिक्ट का थोबल। और उसका नाम क्या थाने का? जिस लोकेलिटी में वो था, नोक पेक सेकमी। ठीक है, अब नंबर 2 पे लिखें। नंबर 2 पे लिखिए सिर्फ तमिलनाडु, लिखते रहे फटाफट। नंबर 3 पे अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 4 पे छत्तीसगढ़, नंबर 5 पे गोवा, नंबर 6 पे अंडमान निकोबार, नंबर 7 पे सिक्किम, नंबर 8 पे उत्तर प्रदेश यूपी। अब ये पूरा लिख लो, उत्तर प्रदेश आगे लिखिए मुरादाबाद, और मुरादाबाद का क्या लिखिए? कांठ, कांठ। कितने हो गए? 8 हो गए। नंबर 9 दादर और नागर हवेली, और नंबर 10 तेलंगाना, नंबर 10 तेलंगाना। हो गया? दोबारा देखो एक बार, तो हेडिंग क्या था? टॉप 10 पुलिस थाने इन इंडिया। तो लगभग ये फिगर आती है जब हम पूरे इंडिया में बात करते हैं कि थाने कितने हैं, 16,600, यानी कि 16,500 मोटा मोटा फिगर, या 17,000। एक आइडिया हो कि भाई यहाँ कितनी बात करनी है मुझे। ठीक, आगे आगे बढ़ेंगे तो 17,000 याद रखें, 17,000 के आसपास पूरे थाने हैं। इनमें से टॉप 10 की बात हुई तो नंबर 1 पे आया क्या? मणिपुर, जिसका नाम है थोबल, नोक पेक सेकमी। दूसरा क्या है? टी से तमिलनाडु। तीसरा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। चौथा कौन सा है? छत्तीसगढ़। पांचवा कौन सा है? गोवा। छठा कौन है? अंडमान निकोबार। सातवां कौन है? सिक्किम। और 8वां है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पेपर होना चाहिए मुरादाबाद जिले में, वहां पे 8। और 9वां कौन सा है? दादर और नागर हवेली। और 10वां तेलंगाना। जैसा आप देख रहे हैं, जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश या जो राज्य सारे शामिल कर रखे हैं, और उनमें हमने क्या बना रही है? रैंकिंग बना दी। अब ये रैंकिंग आ गई, फिर अगली बार फिर रैंकिंग आएगी। तो जो एक ऐसा थाना होगा, अब ये टॉप 10 है, अब धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। तो जो हमारे पीछे है, फर्क पड़ता है, मैं बता रहा हूँ। हमारे दिल्ली है, दिल्ली का नाम तो आया नहीं, किसका आ गया? अंडमान निकोबार का आ गया। फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि जो राष्ट्रीय राजधानी है, देश की राजधानी है, उसका तो कोई थाना आया नहीं, और जो अंडमान निकोबार है वहां का आ गया। तो मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री सोचने पे कहीं ना कहीं विवश होती है, और तभी एक्शंस होंगे जब थोड़ा सा पब्लिक फिगर में सब चीजें आनी शुरू होंगी। चलिए जी, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। एकता क्रूज सेवा, एकता क्रूज सर्विस। एकता क्रूज सेवा
अभी नाम आ गया फिर एकता, तो चल गया होगा पता किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। पहले करंट इवेंट्स में जो एकता दिवस मनाया जाता है, यूनिटी डे, बात हुई थी ये थी कौन सी तारीख को, 31 अक्टूबर को। और जो मूर्ति बनाई थी किसकी बनाई थी, सरदार पटेल जी की, तो उन्हीं के जन्मदिन को क्या मनाया जाता है, यूनिटी डे मनाया जाता है। तो जब ये शब्द आएगा मोस्टली मुझे लगता है यही है। क्रूज का मतलब आप समझते ही हो, एक सर्विस शुरू की गई है कहीं से कहीं तक जाने के लिए, ताकि उस जो पर्यटक आ रहे हैं, जो टूरिज्म सेक्टर है उसे थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। तो 2 लाइन में लिखिएगा इसे, एकता क्रूज सेवा को। इसकी दूरी 6 किलोमीटर है, डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। बस 1-2 लाइन लिखवानी है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं, तो काम की बात है। श्रेष्ठ भारत भवन से, ये जगह का नाम है, फ्रॉम श्रेष्ठ भारत भवन, श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, अप टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, बस यही लिखवाना है और इसमें कुछ नहीं लिखवाना। तो ये क्रूज सेवा शुरू हुई है, एकता क्रूज सेवा, जिसकी लंबाई है केवल 6 किलोमीटर, इस स्थान से इस स्थान तक। तो टूरिज्म सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम किया गया। नेक्स्ट हेडिंग, बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, बिहार विधानसभा चुनाव। ये जो मैं अभी करंट इवेंट्स कवर कर रहा हूं, लगभग कितने, 1 साल ही कर रहा हूं, जितने ही मेरे में पॉइंट है, ठीक है। आज मुझे लगता है शायद 7वां-8वां पीरियड होगा आपका करंट अफेयर का, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब आते रहेंगे, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव, अगर आपको याद हो तो कुछ महीने की पहले की बात है, तो बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे। बताओ तो अब किसकी पार्टी है बिहार में, क्योंकि जो जीता होगा उसी की सरकार चल रही है। बिहार में किसकी सरकार है, बीजेपी जो गठबंधन है, और बीजेपी गठबंधन का नाम क्या है, एनडीए। सब समझा रखा है, जरूरत है घर में पढ़ने की, जरूरत है घर को रिवाइज करने की, ठीक है। तो बीजेपी की पार्टी है, और बीजेपी जितने भी सहयोगी दल हैं उन सबको मिलाकर बनाया जाता है एनडीए। एनडीए की फुल फॉर्म भी बताई थी भाई, ये तो एनडीए बड़ी मुश्किल से याद आया, अटक के, फुल फॉर्म तो कैसे याद आएगी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, राजग। सब चीजों का पता रखो, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, राजग। अगर हिंदी के न्यूज़पेपर में कहीं राजग लिखा आ रहा है तो मतलब उसका एनडीए से ही है, जो बीजेपी का सहयोगी दल है, जितनी पार्टी, ठीक। और जो कि अपोजिशन में पार्टी थी वो भी एक सहयोगी दल था, जिसे महागठबंधन कहा गया था। जो लालू के बेटे थे, कौन कौन, लालू का बेटा के लिए, हाँ, एक तो तेजस्वी यादव थे, और एक और थे, कौन थे, 2 थे, जल्दी बोलो फटाफट। पासवान तो अलग है, मैं बेटों की बात कर रहा हूँ, तुम्हें पासवान याद आ रहा। एक तो तेजस्वी यादव है, दूसरा बताओ क्या याद आ रहा। चलो रहने दूसरे को रहने दो, क्योंकि मेन है तेजस्वी यादव जी। तो तेजस्वी यादव तो लीडर थे, जो लालू यादव के बेटे हैं। लालू यादव की जो पार्टी है उनका नाम क्या है, कुछ नहीं पता, वो है आरजेडी। क्या है, फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक। तो लालू यादव के बाद इन्होंने पार्टी संभाल ली, और बहुत सारी और पार्टी के साथ उन्होंने भी क्या करा, गठबंधन करा, अलायंस बनाया। तो एक तरफ तो ये थे कौन, तेजस्वी यादव का महागठबंधन, और ये कौन थे,
एनडीए बीजेपी का। तो कुछ सीटों से ज़्यादा तो बढ़ोतरी नहीं मिली थी, वो भी लिखवाऊंगा। लगभग 15-17 सीट ज़्यादा मिल गई थी किन्हें, एनडीए को, और वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है, जिसमें जो मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। तो ये उसी की बात होती है। अब जानते हो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है। कोई भी स्टेट हो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनता है, बशर्ते के बीच में कोई इफेंट बट ना हो जाए, है ना। तो 5 साल के चुने गए हैं, बाकी तो समय बताएगा। और इस बीच में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं, वो भी सब बताए जाएंगे। बहुत से राज्यों में से मुख्यमंत्री हटे हैं और नए बने हैं, वो भी सब लिखवाए जाएंगे। फिलहाल बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें लिखिएगा 2-4 लाइन पहले। 16वीं विधानसभा का कार्यकाल, ड्यूरेशन ऑफ 16th लेजिस्लेटिव असेंबली। 16वीं विधानसभा का कार्यकाल 30 नवंबर 2015 से 30 नवंबर 2015 से 29 नवंबर 2020 तक था। बोर्ड में देखते रहना। तो ये बात कौन से स्टेट की चल रही है, बिहार की। उसे मैं लिखवाऊं या ना लिखवाऊं, वो हेडिंग में आ चुका है बस एक बार, उसकी बात चल रही है। तो 16वीं विधानसभा जो थी बिहार में, उसका जो कार्यकाल था, जो टेनर था, वो 5 साल के लिए था, 2015 से 2020 तक। अब ये कार्यकाल समाप्त हो गया, अब 2021 चल रहा है। और क्या चल रहा है, नवंबर ही चल रहा है, तो आसपास ही लगभग 1 साल हो चुका है मोटा मोटा, ठीक है। तो अब अगली विधानसभा के लिए चुनाव होने ही थे। तो अब जो चुनाव हुए थे वो कौन सी विधानसभा के लिए हुए, 17वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए। कहाँ पे, बिहार, जिसके हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे लिख दो, प्रेजेंट लिख के, वर्तमान में 17वीं विधानसभा, प्रेजेंट 17th। इसके कुल चरण 3 थे, टोटल फेजेस वर 3। इसके कुल चरण 3 थे, टोटल फेजेस वर 3। तथा 2 पार्टी मुख्य थी, एंड देयर आर 2 मेन पार्टीज। 2 पार्टी मुख्य थी। नंबर 1 एनडीए, नंबर 2 तेजस्वी यादव का महागठबंधन, ग्रेट अलायंस ऑफ तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव का महागठबंधन, ठीक। अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था कि जो लालू यादव थे या लालू यादव हैं, उनकी पार्टी का नाम क्या है, आरजेडी। क्या बोला जाता है ऐसे, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक। और एनडी की फुल फॉर्म क्या बताई थी अभी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में राजग, ठीक है। और इसे क्या बोला था हमने, राष्ट्रीय जनता दल। इसे क्या बनाऊं, अगर बनाओ हिंदी में, राजद। इस तरह से सब वर्ड लिखे हुए आते हैं, ठीक है। खैर, तो ये 2 मेन पार्टी थी जिसमें समझाई, और जिसमें जीती कौन, एनडीए, जो बीजेपी की पार्टी है, जो बीजेपी का गठबंधन है। इसमें लिखिएगा कुल सीट 243 थी, टोटल सीट्स 1243, कुल सीट्स 243 थी। कहाँ थी, बिहार की
विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक। तथा एनडीए ने 125 सीटें जीती। एनडीए वॉन 125 सीट्स, एनडीए ने 125 सीटें जीती। तथा तेजस्वी यादव का जो गठबंधन था उसने जीती है 110। बोर्ड पे देखते रहना, तेजस्वी यादव ने जीती है 110। बाकी जो बच गए उन्हें लिखवाया नहीं जा रहा। ये मेन दो पार्टी थी। ठीक है, तो इन्हें बहुमत मिल गया, किसे? एनडीए को। इन्होंने अपनी सरकार बना दी, क्योंकि लगभग 50% पे बहुमत होता है। तो 125 का दूना करते तो कितना बैठता है? 250। ये तो 243 ही थी, तो मेजोरिटी से भी ज्यादा ही है और इनकी सरकार बन गई। नेक्स्ट लाइन लिखिए इसी में, सबसे बड़ा दल, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल था, इज आरजेडी। आगे लिख देना 75 सीट्स। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि जो आरजेडी का जो गठबंधन है वो तो हार गया, लेकिन जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो सबसे ज्यादा आरजेडी ही थी। इसे अकेले को कितनी मिली थी? 75 सीट्स मिली थी, जो सबसे ज्यादा थे। लेकिन गठबंधन की वजह से हार गया, गठबंधन पीछे रह गया कहीं ना कहीं, और एनडीए गठबंधन आगे निकल गया। नेक्स्ट लाइन, महिलाओं की संख्या लगभग 11% है। महिलाओं की संख्या लगभग 11% है। तथा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिकेम द सीएम ऑफ बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री बने। ब्रैकेट में लगातार चौथी बार, कंटिन्यूसली 4 टाइम, लगातार चौथी बार, तथा कुल 7वीं बार, एंड इन टोटल 7th टाइम, ब्रैकेट बंद। तथा उप मुख्यमंत्री एंड डेप्यूटी सीएम, तथा उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम 2 व्यक्ति चुने गए, 2 persons आर देयर। नंबर 1 तारा किशोर प्रसाद, नंबर 2 रेणु देवी, तारा किशोर प्रसाद, नंबर 2 रेणु देवी। नेक्स्ट लाइन इसी हेडिंग में, 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ 17th लेजिस्लेटिव असेंबली, 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा बने। अगले लीजिए, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा बने। देखिए ये पूरा होगा टॉपिक, इसे रिवाइज करो एक बार। तो बात किसकी है? बिहार विधानसभा चुनाव की। तो लगभग जो हमने पढ़ा था या देखा था, तो 16वीं विधानसभा जो है समाप्त हो रही थी कौन से सन में? 2020 के एंड में, ठीक। 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 2015 से 2020 तक। तो इस समय फिर अगली विधानसभा यानी 17वीं विधानसभा के लिए चुनाव कराए गए बिहार में, और ये बात कब है? 2020
20 की, ठीक। 1 साल हो गया। ये जो चुनाव हुए थे 3 चरणों में, 3 फेज में हुए थे, ठीक। ये तो समझते होंगे 3 चरण, मतलब कुछ एक बार, कुछ एक बार, कुछ एक बार। उसके बाद 2 पार्टियां एनडीए और तेजस्वी यादव, ये बात हो चुकी है। टोटल सीट्स कितनी है? 243। बिहार की विधानसभा में जो कुल सीट है 243 है, जिसमें से 125 किसे मिली? एनडीए को। और आरजेडी को कितनी मिली? 110। लेकिन सिंगल पार्टी सबसे ज्यादा आरजेडी ही है, और उसे कितनी मिली? 75। लगभग इस विधानसभा में 11% महिलाओं की संख्या देखी गई है जो चुन के आई है। 11% महिलाएं। वे जो 11% आई है महिलाएं इस विधानसभा में, वो क्या कहलाएंगी? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में विधायक, है ना? क्या कहलाएंगी? विधायक कहलाएंगी। और ये जो डीसीएम है मतलब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं नीतीश कुमार बने गए, लगातार तो बने हैं 4थी बार कंटिन्यूसली, लेकिन अपने पूरे करियर में बने हैं 7वीं बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार। और ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी को। और जो 7वीं विधानसभा थी, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्पीकर, उनका नाम है विजय कुमार। जब हम संविधान पढ़ते हैं, या पढ़ाया था मैंने आपको, या पढ़ाऊंगा, तो बात करते हैं, जैसे पूरे इंडिया की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा होती है। जब हम स्टेट में जाते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद होती है, होती नहीं होती है? तो इसी जिस तरह से विधानसभा में स्पीकर होता है, इस तरह से लोकसभा में भी स्पीकर होता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला है, जो वहाँ को संबोधित करता है, क्या होना है क्या नहीं होना है वो सब डिसाइड करता है। तो उसी स्पीकर की बात हो रही है। जैसे लोकसभा में होता है, ऐसे ही हर एक विधानसभा में भी एक स्पीकर होता है। फिलहाल ही बिहार की बात हो रही है, ठीक। नेक्स्ट हैंड डालिएगा। राजनीति में बदलाव, चेंजेस इन पॉलिटिक्स, राजनीति में बदलाव। तो मैं भी कह ही रहा था कि काफी चेंजेस हुए हैं। कोई नया सीएम आ गया है, पहले वाले ने इस्तीफा दे दिया है, उसे हटा दिया गया है, या बहुमत उसका कम हो गया है जिसे उस समय सीट छोड़नी पड़ी है। तो ये हम देखते हैं इस हेडिंग के अंदर, देखिएगा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री, न्यू सीएम ऑफ पंजाब, पंजाब के नए मुख्यमंत्री, नए सीएम, नाम लिखिएगा चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी। तथा राज्यपाल एंड गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। तथा राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। तो राज्यपाल तो जानती है क्यों लिखवाया जाता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री पद की जो शपथ दिलवाते हैं वो कौन दिलवाते हैं? राज्यपाल ही दिलवाते हैं। और राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नर कहते हैं, ठीक। तो हाल में पंजाब के जो नए सीएम बने हैं उनका नाम क्या है? चरणजीत सिंह चन्नी। और जो वहां पे राज्यपाल है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, BL पुरोहित। उन्होंने शपथ दिलवाई है। नेक्स्ट लाइन, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह सितंबर 2021 में त्याग पत्र दे दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह रिजाइन इन सितंबर 2021। ब्रैकेट में
2017 से 2021, 2017 से 2021। इसका मतलब क्या हुआ? जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे कौन थे? कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। डेट वगैरह मैंने लिखवाया नहीं, लगभग उनका जो कार्यकाल था 2017 से शुरू हुआ था, डेट मैंने छोड़ दी, तो वही 5 साल के रहे थे। कब तक? 22 तक। तो बीच में ही जो है उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, और फिर जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वही बने हैं, कौन? चरणजीत सिंह। तो ये बदलाव हुआ है। बाकी डिटेल में ही लिखवा रहा कि कौन सी पार्टी के थे, कैसे थे, बस काम की बात थोड़ी सी। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। सितंबर 2021 में ही, इन सितंबर 2021, सितंबर 2021 में ही गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री, 17th सीएम ऑफ गुजरात, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने, बिकेम भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल बने, बिकेम भूपेंद्र पटेल। तथा विजय रूपानी ने त्याग पत्र दे दिया था, एंड विजय रूपानी रिजाइन, तथा विजय रूपानी ने त्याग पत्र दे दिया था, एंड विजय रूपानी रिजाइन। नेक्स्ट लाइन। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री, 11th सीएम ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने, बिकेम पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी बने। तथा तीरथ सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत ने रिजाइन दे दिया, एंड तीरथ सिंह रावत रिजाइन, तीरथ सिंह रावत ने रिजाइन दे दिया। नेक्स्ट लाइन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ सीएम ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री के इतिहास में सबसे कम कार्यकाल, द लीस्ट ड्यूरेशन, सबसे कम कार्यकाल, इसका एरो बना के लिखिए, तीरथ सिंह रावत। ब्रैकेट में 114 दिन, 114 डेज, 114 दिन। नेक्स्ट लाइन। कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री, 30th सीएम ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बने, बसवराज बोम्मई बने, बसवराज बोम्मई बने। तथा येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया, एंड येदियुरप्पा रिजाइन, तथा येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया। तो हाल फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं बच्चों, इन्हें देख लो एक बार। तो सबसे पहले क्या लिखा है बोर्ड पे? पंजाब। पंजाब के जो सीएम है कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। और जिन्हें शपथ दिलवाई गई है क्या है? बनवारी लाल
पुरोहित जी के द्वारा शपथ दिलवाई गई है। तो उससे पहले कौन थे? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। ठीक, उसके बाद गुजरात की बात आई। गुजरात के जो 7वें सीएम बने हैं कौन? भूपेंद्र पटेल। इनसे पहले कौन थे? विजय रूपाणी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उत्तराखंड के 11वें बने कौन? पुष्कर सिंह धामी। इनसे पहले कौन थे? तीरथ सिंह रावत, इन्हें हटाया यानी रिजाइन दे दिया। और एक डेट भी हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में जितने भी सीएम हैं उनमें सबसे जो कम कार्यकाल रहा है वो इन्हीं के रहा। ये मात्र 114 दिन तक सीएम रहे, इससे कम समय के लिए अब तक कोई भी उत्तराखंड में सीएम नहीं रहा। ठीक है, 114 दिन का मतलब क्या हो गया? 30 होगा 120, 4 महीने भी पूरे नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिकॉर्डेड हो गया। और फिर कर्नाटक की बारी आती है। कर्नाटक में बने कौन से नंबर के? 30वें नंबर के। नाम है बसवराज मुंबई, और जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो है येदियुरप्पा। तो बच्चों को चेंजेस हुए हैं। चलिए, इस पीरियड का समय तो पूरा हो गया भाई। कुछ रिकॉल करते हैं पहले के बारे में। PMKVY क्या था? फुल फॉर्म बताओ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। LHP क्या था? लाइट हाउस प्रोजेक्ट। तो ये जो LHP है, तो पता चल ही रहा है कि भाई लाइट हाउस प्रोजेक्ट यानी कि हल्के घर बनाए जाएंगे, है ना? लाइट हाउस प्रोजेक्ट। तो ये जो स्कीम है ये पूरे भारत के लिए है। कितने राज्यों के लिए? क्या लिखा है? 666, 3 बार लिखा होगा 666। क्या मतलब था उसका? 6 राज्य, और 6 राज्यों में 6 अलग अलग स्थान, और जिनमें 6 टेक्निक थी, 6 प्रौद्योगिकी लिखवाई होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसे। तो इस तरह से बोला जाएगा 666। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो जब ये बनाई गई थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कौन से समय बनाई गई थी? 2013 में बनाई गई थी। 2013 में तो मोदी जी भी नहीं थे। बनाई कब गई थी? कंप्लीट कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2018 को पूरी हुई थी। तो उस समय सरदार पटेल जी की कौन सी जयंती थी? कौन से नंबर की? बोलो, मेन क्वेश्चन है। आंसर है 143वीं, 143rd, 143वीं जयंती थी। ठीक है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसकी टोटल हाइट बताइए मीटर में। 182 मीटर। तो मैंने कहा ना, एक आंकड़ा दूसरे आंकड़े से याद कर लिया करो। 182 मीटर तो याद है आपको, अब 143 याद नहीं आया तो बनाओ तुरंत। 8 का तो आधा और 2 से अगला, 182 लिख लिया। 8 का तो आधा हो गया, 4 और 2 से अगला, तो नंबर क्या आ गया? 143 आ गया। तो 143 क्या था? जयंती थी 2018 में। किनकी? सरदार पटेल जी की, जिनकी जयंती पर यह बनाया गया था। उसका बताइएगा। कौन से महीने के अंतिम दिन अंतरराष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल रेयर डिसीज डे। कौन से महीने के अंतिम दिन ये मनाया जाता है? फरवरी में। तो फरवरी में 28 तारीख होती है और 29 भी होती है। तो जो भी अंतिम दिन होगा उस दिन मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस। NTPC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये कौन सी कंपनी है? नवरत्न, मिनी रत्न या महारत्न? महारत्न। और महारत्न कंपनी के लिए क्या शर्त है? कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 5,000 करोड़ नेट प्रॉफिट होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में, है ना? जबकि कितने करोड़ रुपए का वो व्यापार कर सकते हैं? जो छूट होती है 20,000 करोड़ तक का एक महारत्न कंपनी क्या कर सकती है? बिजनेस कर सकती है। और अगर मान लिया उसमें से 5,000 करोड़ नेट प्रॉफिट हो जाए
तो वो महारत्न कंपनी बनने लायक है या उस लिस्ट में रहेगी। ठीक, चलिए बस आज ध्यान देते हैं, बाकी बाद में।